Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। ऐसे अनेक आधार हैं जिनका अवलंब लेते हुए सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिया जा सकता है। यदि कोई वाद अचल संपत्ति से संबंधित है, जैसे कि कोई वाद भूमि के बाबत फाइल किया जाता है, जैसे कि अभिव्यक्ति विधिक क्षेत्र में प्रचलित होती है, तो वह वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है। जहां कोई वाद किसी अचल संपत्ति के संबंध में प्रतिकर से संबंधित है, तो उस वाद पर उस सिविल न्यायालय में विचार किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विधि विरुद्ध कार्य हुआ या वादी के विकल्प पर उस न्यायालय में चलेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी स्वैच्छिक रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या व्यक्तिगत रूप से किसी लाभ के लिए कार्य करता है। वादी को सामान्य आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के अलावा किसी सिविल न्यायालय में संस्थित अन्य वादों के संबंध में उस वाद को संस्थित करने का विकल्प उपलब्ध होता है, जहां प्रतिवादी या प्रत्येक प्रतिवादी स्वैच्छिक रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या वाद आरंभ किए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से किसी लाभ के लिए कार्य करता है या न्यायालय की आज्ञानुसार या अन्य प्रतिवादियों के पश्चातवर्ती ज्ञान के आधार पर किसी ऐसे न्यायालय जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रतिवादी स्वैच्छिक रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या वाद आरंभ किए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है या जहां संपूर्ण रूप से या भागत वादकरण उद्भूत होता है। सामान्य आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले इस न्यायालय में संस्थित किए गए किसी वाद में लेटर्स पेटेंट का खंड 12 सुसंगत उपलब्ध है। कोई वाद जिसको भूमि के लिए फाइल किया गया वाद माना जाता है, केवल उसी न्यायालय में फाइल किया जा सकता है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर वह भूमि या भूमि का कोई भाग स्थित है। इस न्यायालय को किसी ऐसे वाद को भी प्राप्त करने का प्राधिकार है जिसका प्रतिवादी या अनेक प्रतिवादियों में से कोई प्रतिवादी न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्वैच्छिक रूप से निवास करता है, पैराग्राफ चेंज, या कारोबार चलाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है। उन लोगों के संबंध में जो अधिकारिता के भीतर स्वैच्छिक रूप से निवास नहीं करते या कारोबार नहीं करते या व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करते, लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के अधीन अभिप्राप्त अनुज्ञा के अधीन रहते हुए कार्य करता है। इसके अतिरिक्त किसी सिविल वाद को ऐसे न्यायालय में भी संस्थित
किया जा सकता है, जहां प्रतिवादी या अन्य प्रतिवादी स्वैच्छिक रूप से निवास नहीं करते हैं या कारोबार नहीं करते या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं। यदि संपूर्ण वादकरण इस न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उद्भूत हुआ है, इसके अतिरिक्त यह न्यायालय किसी ऐसे सिविल वाद को भी विचारणार्थ प्राप्त कर सकता है जो इस बात के बावजूद कि अनेक प्रतिवादी स्वैच्छिक रूप से निवास करते हैं या कारोबार करते हैं या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, यदि वादकरण का कोई एक भाग, जैसा कि अभिवचन वादपत्र में किया गया हो, इस न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उद्भूत हुआ हो और वाद के प्रारंभ पर ही अनुज्ञा अभिप्राप्त कर ली गई हो। पैराग्राफ चेंज। निश्चित रूप से उपरोक्त सभी विचार विमर्श क्षेत्रीय अधिकारिता जो वाद के वित्तीय मूल्यांकन के अध्ययन है से संबंधित है, तथापि किसी मध्यस्थम मामले में इस प्रकार का विचार विमर्श असुसंगत है, चूंकि अधिनियम की धारा 2 उपधारा 1 अधिकथित करती है कि मामले को केवल किसी जिले के प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष भी फाइल किया जाए। अब प्रश्न यह उद्भूत होता है कि कौन सा न्यायालय पक्षों के मध्य किसी पूर्व करार के अध्ययन रहते हुए किसी वाद को विचारणार्थ प्राप्त करने का हकदार होगा। वह करार जिसमें फोरम चयन खंड समाविष्ट होता है को हमारे न्याय शास्त्र में मान्यता प्राप्त है और यह करार इस एकमात्र शर्त के अध्ययन है कि केवल वह न्यायालय जिसे किसी वाद को प्राप्त करने की अधिकारिता प्राप्त है, पक्षों द्वारा स्वैच्छिक फोरम के रूप में सुना जा सकता है। अन्य शब्दों में पक्षों को यह स्वतंत्रता नहीं है कि वे करार द्वारा किसी ऐसे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान कर सके जिसको उस सिविल कार्यवाही को प्राप्त करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.